rolling. थोड़ा जोश में और 6-6 घंटे प्रैक्टिस, 2-2 घंटे प्रैक्टिस. वेस्टर्न म्यूजिक के जितने भी म्यूजिशियंस हैं बड़े बड़े, कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं. ड्रग्स, aggressiveness. The drugs will not take them very far. Finally, it's your hard work, your dedication. रोज डेली एक शो होता है हर सिटी में, हर कंट्री में. They're just moving. So मेरे बैंड में हम लोग कोई ना स्मोक करने का, ना ड्रग्स लेने का. हम लोग सादी सिगरेट्स भी नहीं पीने के. जो गिटार बजाते हैं लड़के, उनसे कुछ लड़कियां ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं. पटनी तो चाहिए. तो ये साल जनवरी में मैंने एक सॉन्ग रिलीज किया, विच वाज लाइक अ ओल्ड सॉन्ग, बहुत टाइम से चल रहा था. तो फाइनली रिकॉर्ड करके रिलीज किया. किशोर कुमार के आप जो गाने सुनते थे, जो आपका फेवरेट गाना था, वो आप सुना दीजिए. मैशअप्स बहुत करता हूँ, तो मैं एक गाना लंबा खींचता नहीं हूँ. एक गाने से दूसरा गाना एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा. हम क्यों नहीं बना पाते हैं उस टाइप के गाने कि हमें कॉपी करने पड़ते हैं? वो फीलिंग जो पहले गानों में थी, जो भी आप हमने सुने आपसे गाने, वो फीलिंग आज के गाने, अब गाने याद भी नहीं रहते. पोस्ट 2007-8 आई वुड लाइक टू थैंक द मेकर्स ऑफ रॉक ऑन. सडनली एक हवा बदल गई. हमारे साथ एक खास म्यूजिशियन है जो बहुत ही शानदार गिटार बजाते हैं और सिखाते भी हैं. वो चाहे स्टूडियो में हो, चाहे स्टेज पे हो, अपनी आवाज़ और अपने धुन से लोगों का दिल जीत लेते हैं. तो बहुत बहुत तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे. तिमिर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. थैंक यू सुमीत फॉर हैविंग मी. फर्स्ट मैं आपसे मेरा जो एक चीज़ मुझे पूछनी है कि आपकी ये म्यूज़िक की जर्नी कहाँ से, कैसे और कब स्टार्ट हुई? बचपन में कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई मेरी. आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम बॉम्बे. मेरे डैड मॉम गोवा से है. ओके. गोवा से मेरे डैड यहाँ पे 1950 में आए थे. तो घर पे फिल्मी बैकग्राउंड बहुत था, बिकॉज माई डैड वॉज इन द फिल्म लाइन. और घर पे गाने बहुत चलने के. मेरे 2 बड़े भाई भी है. तो बचपन से चित्रगीत, चित्रहार, गाने, रेडियो, किशोरदा, R.D. बर्मन रोज़ चलने के. कुछ नई मूवी रिलीज़ हुई तो इसी कैसेट आके हम सुनते थे. तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड विद लॉट ऑफ 80s हिंदी म्यूजिक, जैज म्यूजिक, बॉलीवुड मोस्टली किशोर R.D. सो दैट्स माय स्टार्ट. ओके. जब कॉलेज पहुंचा तो थोड़े दोस्त मिले, तो रॉक म्यूज़िक का शौक आ गया. तो मेरे काफ़ी दोस्त लोग रॉक म्यूज़िक सुनने के वो टाइम पे. और 90s के दशक में रॉक वाज रियली गोइंग अप. इट वाज ऑल ओवर टीवी. MTV हैड जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया. तो काफ़ी उस टाइम पे बैंड्स लाइक निर्वाणा, मेटालिका, ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया था. कौन से कॉलेज में थे आप? मैं था MVLE कॉलेज में. ये अंधेरी में कॉलेज है. ओके. जो चेन्नई कॉलेज बहुत लोग ने सुनी है, उसके बगल में MVLE कॉलेज थी. वहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी. तो वहीं पे आपकी शुरुआत हुई? वहाँ पे सुनने की शुरुआत हुई. सुनने की शुरुआत. बजाने की और गाने की शुरुआत तो बहुत लेट हो गई. तो जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद 1 साल मैं जॉब पे लग गया. और मन में एक इच्छा थी कि गिटार सीखूं. पर ऑब्वियसली बजट इश्यूज, मनी इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, घर पे प्रॉब्लम, सो आई कुडंट रियली लर्न. पर शौक बहुत था. तो वो मेरे फर्स्ट जॉब में जब मुझे एक बोनस सैलरी हुई, मैंने जाके गिटार परचेज किया. क्या जॉब करते थे आप? पहला जॉब मेरा बजाज में था. मैं बजाज ऑटो फाइनेंस में फाइनेंस बेच रहा था. अच्छा. हाँ. तो 6 महीने में मैंने जॉब छोड़ दी, बिकॉज देयर वाज अ ट्रेन ट्रैवल. वो ट्रेन ट्रैवल मुझसे नहीं हो रहा था. जॉब मुझे अच्छी लग रही थी, पैसे मिल रहे थे, पर ट्रेन ट्रैवल मुझसे नहीं हो रहा था. आई हैड टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम दादर, कम बैक टू माई होम जोगेश्वरी एट पीक 7 o'clock. 1 महीना किया, 2 महीना किया. अरे बहुत ज़्यादा. मतलब वो एक बॉम्बे का एक अलग स्ट्रगल, अलग. ट्रेन तो एक अलग ही स्ट्रगल है. और मैं तो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तब भी इतना ही था. हाँ, तभी तो बहुत भयंकर था. बहुत भीड़ थी तब भी. तो उसमें मैंने उम्मीद छोड़ दी जॉब की. मेरा बॉस भी परेशान हो गया, मेरे पेरेंट्स भी परेशान हो गए. तुम बजाज जैसे बड़े कंपनी को लात मार रहे हो, तुम जॉब छोड़. मैं नहीं कर सकता.
और फिर मुझे एक पास में जॉब मिली विच वाज एप्टेक कंप्यूटर्स। उनको एक स्मार्ट सा काउंसलर चाहिए था। ओके। तो वो टाइम पे थोड़ी इंग्लिश गाने सुन सुन के मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। आई वाज वेरी गुड एट कॉन्वर्सिंग, जस्ट लर्निंग क्विकली। एंड वहाँ पे इसका काउंसलर का जॉब मिला। तो वहाँ भी मुझे घुटन हो रही थी कि कब गिटार सीखो और कब गाओ बिंदास और एक रॉक स्टार बनूँ ऐसे। तो वो जॉब के मेरे एक बोनस सैलरी में मैंने गिटार खरीद ली। और फिर वो भी कितने जॉब, का आया था गिटार, फर्स्ट गिटार? तो वो टाइम मेरी सैलरी थी 7,000 बोनस मिला के। ओके। तब भी शॉप में जाके मैंने वही 7,000 की गिटार खरीदी। अब जब मैं अच्छा, गिटार, पूरी सैलरी का पूरी गिटार salary ले का, लिया? हाँ, पूरी ओहो, salary। पैशन और था जब मतलब। मैं गया तो उसने पूछा कौन सी गिटार चाहिए, मतलब मुझे ब्लैक कलर की गिटार चाहिए। अच्छा, कोई नॉलेज नहीं थी? तभी कुछ नॉलेज नहीं था, पर आई जस्ट वांटेड अ इलेक्ट्रिक गिटार, क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रिक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक का बहुत शौक था। निर्वाणा, मेटालिका, गन्स एंड रोजेस, बॉन जोवी, वो सब मैं बहुत सुनने का तभी, और वो बहुत उसको सीखने की इच्छा थी। तो गिटार लेके आया मैं। उसके पहले थोड़े लेसन्स किए थे मैंने। एक सचिन सर थे, मिस्टर सचिन नाइक, ही इज़ बीन वेरी काइंड। उसने मुझे स्टार्टिंग में थोड़े बेसिक्स सिखाए, पर वो मैं उठा नहीं पाया वो टाइम पे। फिर जब ये जॉब छूटी, गिटार हाथ में आया, तब मैंने अपने आप वापस सीखना चालू किया बेस्ड ऑन दोज लेसन्स। मतलब कोई टीचर थे या खुद ही सीखना शुरू? पहले टीचर थे 3 महीने के लिए, पर तभी मैं सीख नहीं पाया। ओके। पर उनके लेसन्स मैंने Lessons थे। लिख के रखे थे, सब कुछ बुक में ये किया था, पर उनको मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो जब गिटार आया तब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। और तब बहुत लगन से बैठा मैं, बहुत लगन से करते 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 फिर थोड़े बच्चे आए, भाई हमको भी सिखाओ, तो उसमें सिखाना चालू हो गया। ओके। अच्छा, तभी से आप सिखा रहे हैं? हाँ। ओके। और तभी मैंने एक बैंड भी फॉर्म कर दी। ओके। तो ये सब एक साथ हुआ, सीखना, सिखाना और बजाना। ओके। तो जितना भी मुझे आता था उतना मैं बजाने का, जितना आता उतना मैं सिखाने का, और वो जर्नी में ही मैं सीखते 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 आगे बढ़ा। तो लाइफ में मैंने एक बात सोच ली थी कि आई विल नॉट हैव अ सेकेंड बैकअप प्लान। ओके। अभी कुछ करना नहीं है, यही करना है। ये जहाँ तक लेके जाएगा मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यार हो गया था म्यूज़िक के बिना मैं जी नहीं सकता था। और थोड़े वो टीनेज फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक अलग इश्यू होता है, वो सब घुटन थी अंदर। उसमें तो ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं सेकंड प्लान लेके चलते हैं मिडिल क्लास में, बट जब आपके पास सेकंड प्लान नहीं होता है ना, आप छोड़ देते हैं, तो ही कुछ इस टाइप का चमत्कार होता थोड़ा है। जोश में, और 6-6 घंटे प्रैक्टिस, 2-2 घंटे प्रैक्टिस, जहाँ कुछ मिला, जो दोस्त बना लिए, म्यूज़िक सुन लिए, जो भी है। तो पहले फर्स्ट आपने इंग्लिश गाने गाए, फिर आप हिंदी बॉलीवुड गाने गाए, तो दोनों का एक कल्चर बिल्कुल अलग अलग है, एकदम अलग है, फैंस अलग अलग है, ऑडियंस अलग अलग है, भाषा भी अलग है, हाँ। सीखना उसका, वो सब भी अलग है। तो क्या फ़र्क? पहले तो इंग्लिश मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत कट्टर सीखना पड़ा, पढ़ना पड़ा, सोचना भी इंग्लिश में पड़ा, क्योंकि मुझे इंग्लिश सिंगर बनना था, रॉक सिंगर बनना था। कट टू 10 साल के बाद थोड़ा मेच्योरिटी आ गई, जब मेरा पहला बैंड था सेप्टर, जो 2000 में स्टार्ट हुआ था। तो 2000 में जब स्टार्ट हुआ, हम लोग काफ़ी वो अमेरिकन बैंड्स के कवर्स बजाने के, और काफ़ी IIT पवाई, IIT दिल्ली, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो टाइम पे रॉक बैंड कॉम्पिटिशन्स होने के, तो तभी बहुत चल लेगा। तो जहाँ भी मिले हम कॉम्पिटिशन जाने के, विल ट्राई टू विन। वहाँ पे दोस्त बनने के, एक कम्युनिटी बनने की, और एक अच्छा माहौल था तभी। सो IIT पवाई में हमने जीते हैं, एक ये भी किया, और फिर एक इंडिपेंडेंस रॉक करके एक फेस्टिवल होने की हर साल, तो वहाँ पे भी हम कंपटीशन में गए, जीते। उसके बाद 4-5 साल हमने बजाया। तो ये कौन से ईयर की बात है? हमने जीता था 2003 में। तो नेक्स्ट मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मेटल म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक के जितने भी म्यूजिशियंस हैं बड़े बड़े, वो बहुत ग्रेट रहे हैं ऑलवेज, बट हमेशा एक कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, लाइक ए ड्रग्स, एग्रेसिवनेस। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? इट्स ट्रू? और ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू विद अ लॉट ऑफ बैंड्स, पर आप अगर पूरा हिस्ट्री देखेंगे उनकी, तो जो बैंड्स मैं फॉलो करता हूँ 80s 90s के, वो लोग अभी भी टूर कर रहे हैं, अभी भी एल्बम्स रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने भी रिलीज़ की, सोचा होगा या रियलाइज़ किया कि द ड्रग्स विल नॉट टेक देम वेरी फार। फाइनली इट्स योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, डे इन डे आउट जो आप शोज़ करते हैं,
और उनके कैसे टूर्स होते हैं, रोज़ डेली एक शो होता है हर सिटी में, हर कंट्री में, दे आर जस्ट मूविंग. सो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी. इट्स नॉट रियली ईजी. सो द बैंड दैट आई फॉलो, मेटालिका, उनके तो 40 साल हो गए. 40 साल से उन लोग टूर कर रहे हैं और अभी भी चुस्त तंदुरुस्त, अभी भी जोश में उनके स्टेडियम सेल आउट शोज है. तो मेरे हीरोज़ भी ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ. नहीं, आपके ऐसे हैं, बट नॉर्मली वो बहुत तो है, सारे. तो वो तो म्यूजिशियंस फिर लास्ट नहीं होते. हाँ. 5 साल आते हैं फिर चले जाते हैं. ओके. सिंगर्स आते जाते हैं. ओके. जो लोग में वो होती है, कशिश होती है, प्लस डेडिकेशन होता है, और जो लोग अपने आर्ट को ड्रग्स और वो मस्ती के ऊपर देखते हैं, वो लोग ज़्यादा चलते हैं. दैट्स ऑल्सो लेसन फॉर यंगस्टर्स कि आपको क्या फॉलो करना है. मेटल म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक में मैंने देखा है जितने भी म्यूज़िक वो लोग जो क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ अपनी एक फ्रस्ट्रेशन उनकी वो लोग निकालते हैं और अपने आप को भी वो रिलीफ देते हैं, अपने पेन को भी रिलीफ देते हैं. तो इट्स ट्रू, इसका कुछ रीज़न है? रॉक का मतलब ही वो है. ओके. रॉक इज रिबेलियन. ओके. वो एक फ्रस्ट्रेशन जो हम मोस्ट म्यूजिशियंस, अगर आप फिजिकली किस पे निकाल नहीं सकते तो म्यूजिक पे निकालते हैं. तो कॉन्सर्ट में जाते हैं, हेडबैंग करते हैं, मॉशिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, यू फील गुड अबाउट इट. बट वो फीलिंग और वो सब बॉलीवुड में नहीं है, मिसिंग है. आपने मतलब मुझे नहीं लगता कि कितने सालों से मैं मूवीज़ देख रहा हूँ कि इस टाइप के कुछ सॉन्ग्स आए हों जिसमें एक फ्रस्ट्रेशन निकली थोड़े हो. थोड़े गाने हैं. हाँ. गुस्से वाले गाने थोड़े थोड़े हैं, जैसे अपना ढैंटड़न है, रॉक ऑन जो मूवी आई थी. यस. हाँ, इट हैड दिस मूवी कॉल्ड जहरीले, वेरी अमेजिंग सॉन्ग. उसमें थोड़ा है, थोड़ा एंगर, जोश है, बट कम है, मतलब कम है. हाँ, बहुत, क्योंकि बहुत बॉलीवुड नहीं में है. मूवीज आर मेनली रोमांटिक बेस्ड, फैमिली बेस्ड, तो दे डोंट टच दोज एंग्री टॉपिक्स. तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें आपने भी कुछ फ्रस्ट्रेशन निकाली हो अपने म्यूज़िक में और अपने गानों में? वो तो मैं म्यूजिक उसके लिए कर रहा हूँ. हाँ. नहीं, जब आपकी शुरुआत किस फ्रस्ट्रेशन को आपने? जो ये टीनेज इश्यूज थे मेरे. हाँ, उस बारे में बताइए ना. तो टीनेज इश्यूज बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली, जो चाहिए वो मिलता नहीं है. ओके. बहुत स्ट्रगल होता है हर चीज़ के लिए. हाँ. तो जब टीचर भी चाहिए था, मुझे नहीं मिला. हाँ. सीखना था, वो नहीं मिला. तो बहुत कुछ था. एंड आई रियली कांट ब्लेम एनीबडी, नीदर माई पेरेंट्स और वो हमारी वो सोसाइटी और हालत ही वैसी थी. तो जो भी है, धीरे 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 करके एक्यूमुलेट किया. और मुझे जो भी गाइडेंस या टीचर्स या दोस्त मिले, बहुत अच्छे मिले. तो जिन्होंने मुझे गाइड किया या मैं जिनसे सीखा, तो मैं क्या करने का, मैं बहुत शोज़ देखने जाने का. कहीं भी शो हुआ मैं पहुंच जाने का. IIT बॉम्बे में और बॉम्बे में मोस्टली, बॉम्बे, पुणे, कहीं भी रॉक कॉन्सर्ट है, बैंड बजा रहा है कोई, मैं पहुंच जाने का. पैसे हो ना हो, कूद के छलांग मार के पहुंच जाने का, खड़े रहने का आगे. और एक बात मैंने सीखी, जो देख के आप सीखते हो ना, वो कोई टीचर सिखा नहीं सकता. आपकी जो एक्सपीरियंस से आप जो सीखते हैं, वो कोई भी टीचर सिखा नहीं सकता. तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है, देखा है, जो मैंने एब्जॉर्ब किया, वो दूसरों को देख के, सुन के, ऑब्जर्व करके. ये तभी तो यूट्यूब भी नहीं था. अभी तो यूट्यूब आएगा तो यू कैन एक्चुअली सिट एंड वॉच आवर्स एंड लर्न अ लॉट. तभी तो वो लाइव जो एक था, माहौल ही अलग था वहाँ पे. और हम लोग एक्चुअली बहुत मज़ा करने के थे. अभी जब मैं जाता हूँ लाइव कॉन्सर्ट में, आधे लोग फ़ोन के साथ बिजी होते हैं, रिकॉर्डिंग करते करते, वो उसका मज़ा नहीं लेते. वो उस वक्त जो चल रहा है वहाँ पे जोश, वो मज़ा नहीं लेते आजकल की जनरेशन. दैट्स व्हाट आई थिंक. बट उसका भी एक कहीं ना कहीं ये कारण है कि ऐसे शोज़ में लोग ड्रग्स लेते हैं, नशे में होते हैं, तो इस वजह से. वो तो अभी बहुत इंडिविजुअल है. उसको लेना है वो तो लेता होगा, उसको नहीं लेना वो नहीं लेता होगा. तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल. मैंने देखा लोग अपने जैसे बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में मना करते हैं इस टाइप के शोज़ में मत जाओ. हाँ, करेक्ट. एक वो बन चुका है. करेक्ट. ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं भी होता है, बट पेरेंट्स के दिमाग में आ गया है कि भाई आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वो जो ड्रग्स कर रहे होंगे, या एक ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा प्रोस्पेक्टिव टाइप से लोगों के दिमाग में है. तो वो अभी कैसे अगेन इंडिविजुअल है. प्लस आजकल तो हर इंडस्ट्री में चल रहा है ये. यस. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. मे बी 20 years बैक इट वाज नॉट रियली दैट कॉमन, पर एक डर था पेरेंट्स में. और रॉक कॉन्सर्ट्स में एक फिजिकल भी होता है. लोग थोड़े जोश में आ जाते हैं,
पर वो दोस्ती यारी में होता है, कुछ ऐसा एक्चुअली नहीं होता, मस्ती में। यू जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम। लोगों के ना दिमाग में आ गया है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे रॉक शोज में जाएंगे, इस टाइप के कॉन्सर्ट में जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, कुछ नशा करेंगे, ड्रग्स करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, बट दिमाग में लोगों के बैठ चुका है, क्योंकि हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी आपने देखा होगा सब इस टाइप के शोज़ में लोग ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं। तो उस बारे में आप बताइए। तो हमारे टाइम पे भी वो था, पर दैट वाज अगेन इंडिविजुअल। तो मेरे बैंड में हम लोग कोई ना स्मोक करने का ना ड्रग्स लेने का, हम लोग सादी सिगरेट्स भी नहीं पीने के। ओके। वी वर अवे फ्रॉम दैट। और मैं तभी टीचर भी था, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज इन मैं स्मोक करने का पहले जैसे सिंगिंग का टाइम बढ़ गया, मुझे सिंगिंग करना पड़ा और मुझे मेरे समझ में आया कि इट्स अफेक्टिंग माई वोकल्स, आई क्विट। गुड। सेकेंड रीजन फॉर क्विटिंग वाज, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आने के मुझे शोज में देखने को, तो आई डोंट वांट देम टू सी मी बीइंग वेरी कूल, बिकॉज इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट रियली कूल, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो ये जब बात समझ में आई तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया, वी स्टॉप, वी क्विट, वी डिडंट इवन गेट टू द ड्रग्स पार्ट, जस्ट स्मोकिंग वही बंद हो गई। और फॉर विद सेप्टर हम लोग ने गाना भी लिखा, गाने का नाम है चार्ड। चार्ड का मतलब पूरा जल के भस्म होता है ना, चार्ड टू एशेस। ये स्मोकिंग के खिलाफ गाना एंटी था। स्मोकिंग, हाँ, एंटी तो पूरे लिरिक्स जो है यस वो अब इट इज अबाउट स्मोकिंग, इट्स अबाउट एंटी स्मोकिंग। क्योंकि हमारे सीन में, रॉक सीन में, इट्स अ वेरी ब्लेटेंट, एवरीबडी स्मोक्स, रेगुलरली स्मोक्स। और जो ऑडियंस या मेरे दोस्त है उन लोग भी, तब मेरे बाल एकदम लंबे थे, ओके। तो देख के उन लोग बोलते भाई ये तो बहुत ही कुछ करता होगा कुछ नहीं, बहुत कुछ करता कुछ होगा। तो करता होगा। तो दे यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड कि मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना ड्रग्स लेता हूँ, ना मैं कुछ कैरी करता हूँ। तो मैं गोवा से हूँ, मेरा गाँव गोवा है बेसिकली, मैं पेरेंट्स हूँ, तो वहाँ तो आना जाना होता है। तो वहाँ पे भी हिप्पीज लोग के साथ में मैं, इजराइल लोग के साथ, मुझे इजरायली समझने के लोग, तो दे यूज्ड टू आस्क मी फॉर स्टफ, तो दे यूज्ड टू बी शॉक्ड। तो लोगों में एक शॉक आने का, भाई तुम गिटार बजाते हो, रॉक बैंड में हो और कुछ नहीं डोंट, पीते हो। हाँ, एंड आई एम क्लीन, यस, एंड आई एम हैप्पी, आई एम क्लीन। और मेरी जो परफॉर्मेंस थी, जब मैं क्लीन होता हूँ, वो एक परफॉर्मेंस मैं सोकिन भी करता हूँ। जब आप नशे में होते हैं उस टाइम तक आपको मज़ा आता है, जैसे वो मोमेंट खत्म होता है वो सब चला गया, नशा भी चला गया, मज़ा भी चला गया। बट व्हेन यू आर क्लीन, यू सोक इन एंड सेवर इट, और आप उसको घर लेके जाके वो आपकी मेमोरी बनती है। यस यस, सालों साल आपको याद रहता है कि आपने परफॉर्मेंस किया था, इतने लोग, भीड़ इकट्ठा थी और आपने वो परफॉर्मेंस दिया, वो आपको याद रहता है क्योंकि आप वो मोमेंट में थे, प्रेजेंट। यू आर नॉट इंटॉक्सिकेटेड और यू नॉट ऑन ड्रग्स और हेवीली अल्कोहल। और तो वो जो आपने नॉन एंटी स्मोकिंग जो सॉन्ग हाँ बनाया आपने उसके लिए, तो उसके बारे में आप बताइए। तो ये थोड़ा एक क्लोज टू द हार्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बिगड़ते हुए देखा है, अच्छे अच्छे सिंगर्स को अपनी आवाज़ खोते हुए देखा है। तो ये दिमाग में बहुत चलने का, और एक दिन एक अच्छा सॉन्ग, म्यूज़िक, एक अच्छा रिफ बन गया, एक थोड़ा अग्रेसिव रिफ था, तो मैंने उसका नाम चार्ड रखा। चार्ड, हाँ, तो पूरा उसका टॉपिक द बैड हैबिट्स और द बैड स्मोकिंग से क्या क्या गलत चीज़ें होती है बॉडी को, उसका नुकसान, हेल्थ को नुकसान होता उसके है। बारे में। और चार्ड का क्या मीनिंग? चार्ड यानी जब कोई चीज़ जल के राख हो जाती है। ओके। जल के राख होना, उसको चार्ड टू डेथ या चार्ड टू एंड, वो फिनिश होती है। ओके। तो जब एकदम जल जाती है उसको चार्ड बोलते हैं। इंग्लिश म्यूज़िक की हमने बात करी आपसे, हिंदी म्यूज़िक, बॉलीवुड में कौन सा सिंगर, कौन सा म्यूजिशियन ऐसा था जो आपको बहुत इंस्पायर करता था? तो मेरा बचपन तो किशोरदा की आवाज़ से ही पड़ा हुआ है, दिन रात उसके गाने चलने के, टीवी पे, रेडियो पे हमेशा, तो वो तो दिल में बसे थे, तो दिमाग में, जहन में ये वही थे, किशोर कुमार। हाँ, शुरू से। तो मेरे लिए हिंदी म्यूज़िक खाली उनका ही था, किशोर कुमार। तो जब मुझे मौका मिला 2010 में, 15 साल पहले, मैंने हिंदी गाने शुरू किए, तो थोड़े ऑफर्स आए मुझे जहाँ पे मैं हाउस पार्टीज़ करने चालू किए। 2008 में थोड़ी एक विकट परिस्थिति आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई घर पे, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, और तभी वो रॉक मेटल के बैंड्स इतने कमा नहीं रहे थे, इतना चल नहीं रहा था,
तो मैंने पहले क्लासेस बढ़ा दिए, और ये जो मूवी रिलीज हुई रॉक ऑन, उसके बाद हिंदी में रॉक म्यूज़िक का बहुत ही प्रचार हुआ। सडनली मुझे फ़ोन कॉल आने लग गए पेरेंट्स से कि भाई मेरे बेटे को गिटार सीखना है। अच्छा। तब तक खाली इंग्लिश स्टूडेंट्स मेरे पास आने के कि हमको ये रॉक म्यूज़िक सीखना है या 80s का 90s का रॉक म्यूज़िक सीखना है। पोस्ट 2007-8 आई वुड लाइक टू थैंक द मेकर्स ऑफ रॉक ऑन। सडनली एक हवा बदल गई, यस। और हमेशा डेली दिन के 10 कॉल आने के गिटार सीखना है, मेरे बेटे को गिटार सीखना है। पहले बच्चे खुद थोड़े बड़े होके गिटार सीखने का, अभी यहाँ पे पेरेंट्स पुश करने लग गए। तो एक कुछ बड़ा रेवोल्यूशन आने की तैयारी में ऐसा लग रहा था वो मूवी के बाद। तो आपको फ़ायदा हुआ रॉक ऑन आने से? हाँ, बहुत बहुत सारे म्यूजिशियंस को फ़ायदा हुआ, ऑफ कोर्स टीचर्स को फ़ायदा हुआ। मेरे ट्यूशन्स तब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो क्लासेस बढ़ गए, पर मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया। फिर लोगों को हिंदी गाने सीखने थे, और मैं तब तक हिंदी नहीं सिखा रहा था। इट वॉज बेसिकली रॉक म्यूज़िक। मेरे सारे टेक्निक जो भी मैं सिखा रहा था रॉक म्यूज़िक थे। तो मैंने भी थोड़ा ओपन माइंडेड होके चेंजेस किए इसमें, और मेरे स्टूडेंट्स बढ़ गए फिर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते बढ़ते फिर मुझे ऑफर्स आने लग गए म्यूज़िक शोज़ के लिए। हाउस पार्टीज़ करते थे, आपने बोला कि आपको 10 गाने की लिस्ट दे दी जाती थी, तो कितना पैसा मिलता था आपको उस चीज़ का? पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो जो भी जितना मिले। फिर भी एक उस टाइम पे क्या, ये कौन से ईयर की बात है? अराउंड 9, 10, 11 में चालू हुआ। 2010 में? हाँ, पोस्ट रॉक ऑन काफ़ी हिंदी रॉक म्यूज़िक का क्रेज़ आ गया, और अकूस्टिक गिटार्स, तभी इतने सोलो सिंगर्स नहीं थे। अभी आजकल भीड़ हो गई है, बहुत सारे सोलो सिंगर्स हैं। तभी अकूस्टिक सिंगर्स बहुत कम थे, और प्राइवेट पार्टीज़ में उतना नहीं चलने का, मोस्टली डीजेस होने के। ओके। तो वो एक सिंगिंग का ट्रेंड चालू हुआ जहाँ पे खाली सोलो सिंगर बजा रहा है और ये कर रहा है। तो मुझे तो सीखना था। मेरा होल पर्पस वाज टू लर्न मोर थिंग अबाउट म्यूज़िक। मैंने म्यूज़िक ऐसी सीखी, बजा के सीखी। तो शोज़ आने के, लिस्ट मिलने की, लिस्ट लेके मैं उतना काम करने का, और सारे गाने जहन में थे। किशोर कुमार के तो सारे गाने बचपन से सुन के, पर उनको प्रैक्टिस करते और मज़ा आने का। और मैं थोड़े एक अलग अंदाज में, अकूस्टिक गिटार, एक अलग वाइब, अलग ये, और मैं मैशअप्स बहुत करता हूँ। तो मैं एक गाना लंबा खींचता नहीं हूँ, एक गाने से दूसरा गाना दूसरे। तो क्या आपको एक वो थोड़े वो पुराने दिन याद आते हैं, पुराने वो मूवीज़ के यो एक्टर्स, राजेश खन्ना, अमिताभ, वो आपके सामने आते हैं। तो आप सब हिंदी गाने मैशअप करके? हाँ, और अभी भी करते हैं? हाँ, वो रोज़ करता हूँ। आई मीन ऑलमोस्ट जब भी मौका मिले। लकीली, थैंक गॉड, काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं जो बार बार बुलाते हैं, उनको भी पसंद है, तो आई गेट कॉल्स, फ्रीक्वेंट कॉल्स। तो बॉलीवुड म्यूज़िक जो हमेशा से हिट रहा है, वेस्टर्न म्यूज़िक से इंस्पायर रहा है। 90s में आपने देखा होगा सब रॉक म्यूज़िक बहुत हिट था, और उससे पहले जैज़, राइट, और मेटल म्यूज़िक, ये सब हिट बहुत ही, मतलब 90s 80s में तो बहुत ज़्यादा हिटनेस थी। फिर टेक्नो आ गया, टेक्नो म्यूज़िक आया, टेक्नो भी बजाते हैं। डिस्को 70s में डिस्को आया, हाँ। रॉक पॉप वो फिर मिक्स होके। हाँ, तो अभी जो मेरा एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग कवर्स करते हैं शादियों में, और जो कमर्शियल शोज जो करते हैं, उसका एक अलग बैंड है। तो वहाँ पे वी प्ले लॉट ऑफ कमर्शियल डिस्को म्यूज़िक, डांस म्यूज़िक, पार्टी म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, वो सब मिक्स हो जाता है, रेट्रो से लेके नए। तो हाँ, हम डिस्को भी बजाते हैं। ये गाना था राजा को रानी से प्यार हो गया, गॉडफादर की थीम पे बेस्ड था। तो ये कॉपी कैट जो, और एक गाना डीप पर्पल नाम का एक बैंड है, उनका गाना है चाइल्ड इन टाइम। उसका पूरा जो इंट्रो था वहीं से कॉपी या इंस्पायर हुआ था। ये जो हम लोग बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कॉपी, अब ज़्यादा पता चलने लगा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कि अरे यार ये सॉन्ग तो हमने बचपन में सुना, राजा को रानी से प्यार हो गया, वो बहुत सारे गाने गॉडफादर निकल रहा है। हाँ, अनु मलिक साहब के तो बहुत सारे गाने हैं। एक तो बंदा पॉड चला रहा है, वो खाली उसके रील्स में वो खाली बताता है कौन सा गाना कहाँ से कॉपी किया है। इफ यू फॉलो हिम you'll get लॉट ऑफ शॉक्स। ये भी गाना कॉपी हुआ था। तो ये इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये सही है? अभी सही गलत कैसे होता है, इट्स अ इंस्पिरेशनल थिंग। पहले तो ब्लेटेंटली सीधे कॉपी पेस्ट करके बताने की भी नहीं गया। आजकल पीपल आर बाइंग राइट्स for the song, and they do a little changes which and they call it a inspiration, which is fair enough. तो आपको लगता है ये ठीक
हाँ, अगर आप ब्लेटेंटली कॉपी करके अपना नाम नहीं डाल रहे तब तक तो ठीक है। बट हम क्यों नहीं बना पाते हैं उस टाइप के गाने कि हमें कॉपी करने पड़ते हैं? हम क्यों, मतलब वो लोग हमसे इंस्पायर क्यों नहीं होते? हम ही उनसे ऑलवेज इंस्पायर होके उनके गाने कॉपी कर रहे हैं। ये तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मे बी म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं, इन माय ओपिनियन, मे बी दे आर टू बिजी विद वर्क। यहाँ पे वो टाइमलाइन चलती है ना, तो मे बी यू डोंट गेट टाइम टू थिंक रैशनली वे क्रिएटिविटी इज कर्व्ड, क्योंकि देयर इज अ टाइमलाइन। तो मे बी जब 70s 80s में गाने बनने के तभी टाइमलाइन नहीं थी, देयर वाज नो टाइम लिमिट कि इतने टाइम में गाना रिलीज करके आपको। नहीं, पहले मैं देखता था 70s में, 80s में, 90s में भी, 2000 तक भी लाइव 20-20 लोग गिटार बजा रहे होते थे, वायलिन बजा रहे होते थे। अभी तो सब कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटर पे आप पूरा गाना बना लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो फीलिंग चली गई है। वो फीलिंग जो पहले गानों में थी, जो भी हमने सुने आपसे गाने, वो फीलिंग आज के गाने, अब गाने याद भी नहीं रहते। पुराने गाने आपको शेल्फ याद लाइफ कम हो गई है। हाँ, पुराने गाने वो ही फुर्सत में बनने के, फुर्सत में रिहर्स होके 4-4 दिन प्रैक्टिस कर करके पूरा बैंड एक साथ बैठ के वो रिकॉर्ड होने का, तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सोल था, एक हार्ट फेल्ट फीलिंग, गाते भी थे एकदम फीलिंग के साथ। तो मे बी दैट्स व्हाई द शेल्फ लाइफ इज लॉन्ग। पर अभी के भी गाने हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ द न्यू अरिजीत सिंह सॉन्ग्स। आई एम अ बिग फैन। नहीं, आज की डेट में जैसे आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो आज की डेट में जो लेटेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या फिर जो सिंगर हैं जो हमारे बॉलीवुड को म्यूज़िक में आगे ले जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन पसंद हैं जो लेटेस्ट हैं? अभी करंट में तो बहुत सारे हैं अच्छे, पर आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रीतम एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर। वो कैसे उनका हर गाना हिट हो जाता है, तो उनको पता है मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। ही नोज हिज बिजनेस। गाने में, मूवी में क्या सिचुएशन है, कहाँ पे क्या गाना। आई थिंक ही रियली अंडरस्टैंड्स हिज क्राफ्ट वेरी वेल ऑन अ वेरी कमर्शियल लेवल. So I respect him a lot because of the number of hits that he's given. And of course, Shankar Ehsaan Loy ji has done an amazing, fantastic job all these years. So Rock On is like, मेरे लिए तो life changing था वो, the whole experience. That's how I started liking, teaching, performing Hindi songs. And I'm very glad I did that change. आपने एक अपना बैंड शुरू किया सेप्टर, वो कैसे स्टार्ट किया, उसकी क्या जर्नी रही? चैप्टर 2000 में शुरू हुआ, कॉलेज ख़त्म हो गया था, जॉब्स ख़त्म हो गए थे, और आपकी वो बजाज फाइनेंस वाली जॉब? हाँ, बजाज फाइनेंस के बाद एप्टेक वाली जॉब। ओके। तो 3-3, 4-4 महीना करके दोनों छोड़ दिए थे, घर पे था, और वही घर पे थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो तो चलते रहते थे, तो एक फ्रस्ट्रेशन थी। और तभी मैं बहुत शोज़ जाने का, तो शोज़ में मैं देखने का, एक इंडियन बैंड्स, लोकल बैंड्स देखने का, और देखते देखते मैं कभी सोचने का कि यार इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। थोड़े बैंड्स में यार मुझे ये करना है, आई रियली वांट टू डू दिस। और जितने में ज़्यादा शोज जाने का, जितने दोस्त लोग मिलने के, वो एक कशिश बढ़ती गई और प्रैक्टिस पे चलती गई। तो लकीली 3 बंदे मिल गए मुझे, तभी मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने अंधेरी में छोटा सा एक रूम, लाइक इट वॉज अ गराज, एक गराज थी, उसको मैंने रेंट पे ले ली। मैंने कहा 1000 रुपीज़ था तभी रेंट। अच्छा, कब की बात है? दिस इज 2000। हाँ, तब तो मिल जाता था। नहीं, इट वाज जस्ट अ स्मॉल गराज, 1 रूम, उसमें टॉयलेट जो भी था। वहाँ पे ड्रम किट आ गया मेरे ड्रमर का, और वहाँ हमने चालू की प्रैक्टिस 7 के 7 दिन हफ्ते के। 6 बजे सब लोग काम से आने के, जो भी बंदे काम करने के, हाँ 6 बजे चालू, वो 9 बजे तक, 6 से 9 डेली प्रैक्टिस। वही 4 गाने मेटालिका के बजा बजा के मज़ा करने के हम। और फिर 20 दिन में हमने IIT बॉम्बे की कंपटीशन में एंटर किया, 20 दिन में, आफ्टर 20 डेज ऑफ प्रैक्टिस। और जीते तो नहीं ऑब्वियसली, बट वी केम इन द टॉप, एंड काफ़ी लोग ने सराहा हमको, काफ़ी लोग ने अच्छी बातें कही कि भाई यू हैव पोटेंशियल। और तभी वो सीन में गिटार बजा के गाना थोड़ी एक अलग कला थी, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट की कि मैं बजाऊंगा और गाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे अमेरिकन हीरोज़ है, मेटालिका, मैग्नेट, वो बजा के गिटार बजा के गाने, तो वो एक मेरे को एक अलग शौक था कि मैं तो स्टेज पे जाऊंगा तो वोकल्स और गिटार साथ में रहेगा।
तो वो पूरा हो गया और मेहनत बहुत करनी पड़ी. इट्स बेसिकली डबल वर्क, सिंगिंग भी करनी है और एंड आई वाज नॉट ट्रेन्ड. मैं कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं हूँ या मैं स्कूल गया हूँ या देख देख के सीखा. देख के सीखा. सेप्टर आपने स्टार्ट किया, कितने कितने टाइम चला सेप्टर? 2010 तक. 10 साल हम दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT सिलचर, गोवा में 2 शोज़ किए. तो वी प्लेड इन एवरी स्टेट, बैंगलोर, मद्रास, वेरेवर देवर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IITs आए, सब जगह पे हमने शोज़ किए. कितने लोग थे? 4 लोग थे हम लोग. गिटार सिंगिंग मैं कर रहा, एक ड्रमर और एक गिटारिस्ट और एक बेस प्लेयर. तो बेसिक 4 पीस रॉक बैंड होता है. तो फिर आपने वो बैंड छोड़ दिया? हाँ, 2010 में थोड़ी अनबन हो गई बैंड के साथ. हाँ. तो मैंने क्या वॉकआउट. क्या वजह थी? अभी होता है, 4 लोग अलग अलग नहीं, सोचते 10 हैं. साल एक साथ. हाँ, 10 साल इतना एक साथ. म्यूजिक बजाया है, हाँ. इतना हर जगह शोज किए, पर अचानक तो 10 साल के बाद फिर क्या होता है, सबको अलग डायरेक्शन में भी जाना होता है. यू मे बी यू गेट बोर्ड ऑफ द सेम थिंग एंड ऑल, तो यू वांट टू स्ट्रेच. तो कभी कभी वो बात चारों को जमती नहीं है. तो हम लोग एक पेज पे नहीं थे, थोड़े झगड़े होने लग गए बैंड में आपसी. टाइम नहीं था, कोई काम कर रहा है, कोई प्रैक्टिस को नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई. एंड आई हैड दोज फैमिली पर्सनल इश्यूज इन 2008. थोड़े कमर्शियल इश्यूज थे जहाँ पे मैंने हिंदी चालू किया. हिंदी बैंड से, तो वो हिंदी बैंड को लेके भी बैंड वाले थोड़े नाराज थे कि भाई हम का इंग्लिश रॉक बैंड है, हम हिंदी नहीं बजाना चाहिए. और मैं तो मेन सिंगर, आई एम द फेस ऑफ द बैंड. तो I shouldn't be seen doing Hindi shows was the thing, but I had personal problems. I had to really make some money quickly to salvage myself and my home. तो फिर कुछ साल बाद आपने वापस ज्वाइन किया? हाँ, तो 10 साल के बाद मैंने अभी रिफॉर्म किया है वापस 22. हाँ, सो इट्स कॉल्ड सेप्टर 3. सो सेप्टर का जो लास्ट ई होता है उसको मैंने उल्टा करके 3 कर दिया, सेप्टर 3. तो वही आपके दोस्त हैं अभी भी? नहीं, तो अभी मेरे साथ नए दोस्त हैं. और पुराने दोस्त लोग के दोस्ती है. जो मेंबर्स है अभी भी हम मिलते हैं. ऑफ कोर्स होगी, इतने साल साथ. और थोड़े शोज करते हैं साथ में, गेस्ट सिंगर आ जाते हैं. हाँ. तो वी आर कॉर्डियल. अभी तो 10 साल, वो भी शादीशुदा है, उनके बच्चे भी, तो एवरीबडी इज मैच्योर्ड नाउ. सो तो आपका एक और बहुत पॉपुलर बैंड रहा, तिमर एंड द सर्कल. तिमीर एंड द सर्कल. सो द बैंड इज सर्कल. ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो मेरे संडे को बहुत क्लासेस होने के, घर पे बच्चे बहुत आने के, और क्लासेस के बाद 6 बजे क्लासेस खत्म होने के, मेरे घर पे जैम सेशन चालू होने का. हम लोग बैठने के, गिटार लेके, थोड़े स्टूडेंट्स, थोड़े दोस्त लोग आके सिट, कॉल फॉर पिज्ज़ा और फूड, और बैठ के जैम करे. कुछ एक गाना उठा लिया, 10 लोग बजा रहे, टैन टैन टैन, अकूस्टिक, नो रॉक, नो इलेक्ट्रिक, नथिंग. उसमें थोड़ा हिंदी आ गया, थोड़े पुराने बीटल जैसे गाने आ गए. तो वो करते करते वो एक बैंड की आइडिया आ गई कि एक जैमिंग बैंड होना चाहिए, कि हम बस बैठ के रैंडम कुछ भी गाना लेके मैशअप करके उसमें अपनी म्यूजिक डाल के बजाए. सिर्फ जैमिंग होती थी? हाँ, सिर्फ जैमिंग. यानी एक गाना लिया, वो गाने को बढ़ा चढ़ा के उसमें दूसरा गाना ऐड किया, तीसरा गाना ऐड किया, मैशअप कर लिया, तो वो एक माहौल बन जाता था. तो सर्कल्स का तो हम एक फ्रेंड सर्कल होती है ना, फ्रेंड सर्कल. तो फ्रेंड सर्कल के साथ मैंने बैंड का नाम सर्कल रख दिया. ओके. और सिंस आई एम तिमीर, वो एक पहचान, तिमीर एंड द सर्कल, तो मेरे दोस्त लोग. ओके. तो दैट्स हाउ वो चालू. तो उसमें कुछ बैंड कॉन्सेप्ट नहीं था. यू जस्ट टेक अ फ्यू मैशअप्स एंड प्ले फॉर फन, मजे के लिए. अभी कुछ सुन सकते? तो उनके पसंद के हिसाब से मैं उनको सिखा के, क्योंकि बच्चों कैसे है, इसलिए कैरेट, अब गाजर दिखाते हो तो वो सिखाना बहुत मुश्किल चीज़ है. ये मैंने लाइफ में देखा स्टार्टिंग में, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. कोई बच्चे तो बहुत डिफिकल्ट थे, तो उनको सिखाते सिखाते मैं बहुत कुछ सीखा. और आई रियली टुक इट एज अ चैलेंज कि कैसे सिखाना है. तो मेरे लिए एवरी डे वो एक चैलेंज था, नया चैलेंज, सीखना कि कैसे बेहतर सिखाया जाए. हाउ डू आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस, कि उसको समझे कि वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ अमेजिंग, कि ये ज़रूरत है, ये करना चाहिए, सबने प्रैक्टिस करनी चाहिए मेहनत लगन से. और एक बार हाथ बैठता है तो एक म्यूज़िक का फ्लो, एक इट्स वेरी डिवाइन. वो एक उसका मज़ा ही अलग है. नो स्ट्रेस. कोई ऐसा स्टूडेंट रहा हो, आपको याद रहा हो अभी, कि जिसको आपने सिखाया और वो आपसे भी अच्छा? बहुत. तो हर टीचर की वही एक ड्यूटी होनी चाहिए कि उसका स्टूडेंट उससे बेहतर बने, उससे बेहतर बजाए, उससे बेहतर कमाए, उससे बेहतर
लाइफस्टाइल चाहिए, तो दैट वाज ऑलवेज माय हर टीचर की यही ख्वाहिश होती है कभी कि मैंने कुछ पकड़ के रखा नहीं कि मैं इसको ये नहीं सिखाऊंगा या वो नहीं। मेरे तरफ इनफैक्ट आई मस्ट बी वन ऑफ द फ्यू टीचर्स जो अपने बच्चों को स्टेज पे लेके जाने का, शोज दिखाने के लिए, क्योंकि वो जो देख के सीखेगा और जो स्टेज पे एक्सपीरियंस करेगा वो कोई टीचर सिखा नहीं सकता, द बेसिक एक्सपीरियंस। सो मैंने काफ़ी बच्चों को मेरे साथ लेके, जो सर्कल जो बैंड था उसका वही मज़ा था। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कमिंग परफॉर्मिंग सॉन्ग्स विद मी एंड दे आर बिकमिंग गुड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी भी है, हाँ, अभी भी जो मेरे करंट बैंड में है आधे मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी जो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गए हो, ओके। प्लेइंग रियली वेल। म्यूज़िक शुरू से आप म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक की चाह, म्यूज़िक को प्यार करते हैं, म्यूज़िक को डिवोशन में। तो म्यूज़िक के अलावा और कोई शौक है आपका? शौक तो पहले मूवीज़ का था, घर पे पूरा फैमिली वाज थोड़ा फिल्मी, घर पे मूवीज़ बनाने के। किस टाइप की फिल्में देखते थे आप? तो वो 80s की मूवीज़ बहुत सारी देखी है मैंने। हिंदी मूवीज़, अमिताभ बच्चन वाज लाइक अ बिग स्टार, बिग हीरो। हॉरर मूवीज़ मैंने सुना आपको बहुत पसंद है। तो वहाँ से फिर हॉरर मूवीज़ का ये चालू हुआ। तो जो मेरा नाम है तिमीर, तिमीर का मतलब है अंधेरा, इट्स डार्कनेस, इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, जिसके बाद उजाला होता है। तो मैं वो रात की वो लास्ट आखिरी जो डार्क चीज हूँ जिससे आपको सवेरा मिलता है। सो आई एम लाइक द लास्ट हर्डल टुवर्ड्स योर, आई विल हेल्प यू to the light, basically. That's what the meaning is. It's a Sanskrit meaning. There's a Sanskrit poem which says Duritanche Timir Zao. Let all evil vanish into Timir. Okay. And then you get all the goodness. Okay. So this is my dad's job. तो डैड ने एक मराठी प्ले देखी थी जहाँ पे उसका नाम था दुरितांचे तिमिर जाओ। तभी देखी वहाँ से आपका नाम तो उन्होंने बोला इसका नाम तिमिर रखेंगे। ओके। तो तिमिर मीन्स लिटिल डार्क हो गया। तो पता नहीं, मुझे बचपन से हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक हो गया। तो हॉरर मूवीज़ के शौक से हॉरर म्यूज़िक, जो डार्क म्यूज़िक बनती है, उसका बहुत शौक हो गया। तो जब मैंने हैवी मेटल सुना पहली बार, हार्ड रॉक सुना, तो उसके जो डार्क कंटेंट, जो डार्क म्यूज़िक है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पसंद आया मेटालिका, और क्योंकि उनके म्यूज़िक थोड़े डार्क, थीम्स डार्क होते हैं। और हॉरर मूवीज़ तो मैं दिन में एक हॉरर मूवी देखता हूँ, यानी हर रात को रोज कम से कम एक हॉरर मूवी। अभी भी देखते हैं? गिल्टी एज चार्ज, यस। वो शौक है। सो आई सीन, यू नेम द मूवीज, आई हैव सीन इट। हमारे जो यंगस्टर हैं उनका एक सवाल था आपसे कि जो गिटार बजाते हैं लड़के, उनसे कुछ लड़कियां ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? मेहनत करोगे अपने आप पे तो पटनी तो चाहिए, मेहनत कम करोगे तो फिर, पर उसमें गिटार गिटार के अलावा और भी बातें हैं। आप कौन सा गाना गा रहे हो, कौन सा गाना बजा रहे हो, कैसे गा रहे हो, कैसे आप। बट मैं जब कॉलेज में था और मैं देखता था मेरे कुछ दोस्त गिटार बजाते थे, उनसे लड़कियां कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती थी। तो ऐसा आपके साथ होता था? अभी तो नहीं बोलूँगा, तो हाँ होता है। तो दैट इज ऑल्सो एक कैरेट होता है, आदमी गिटार क्यों सीखता है, अट्रैक्ट करने को। तो मैंने भी गिटार, एक्चुअली जो मेरे परफॉर्मेंस शुरू हुए वो दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी दोस्त बने मेरे पूरे करियर में। जितने लोगों मैं जानता हूँ उनको मैं म्यूज़िक के थ्रू मिला हूँ। उसमें से 50% मुझे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो सब फ्रेंड्स हैं मेरे, और 50% मेरी ऑडियंस, उनसे मेरी दोस्त। ऐसी बॉलीवुड की फिल्म जो म्यूज़िकल फिल्म रही हो, जो आपको भी इंस्पायर करती हो, जो हमारे नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं मार्केट में और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बॉलीवुड फिल्म आपको लगी कि भाई ये फिल्म में मेरे खाली एक मूवी आ रही है 80s की, सत्ते पे सत्ता। ओके। उसके गाने जो वो टाइम पे हम पागल हो गए थे, और वो गाने अभी भी चल रहे हैं। हाँ, अभी भी जब मैं शोज देखने जाता हूँ किसका सोलो, वो प्यार हमें किस मोड पे ले आया, तो गाना बनता ही है। और वो हाउस माय फेवरेट सॉन्ग, इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग, इट्स एन अमेजिंग मूवी। यस यस, थोड़ी स्टूपिड है पर वो बहुत नहीं स्टूपिड नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म थी वो टाइम मुझे भी थोड़ा वो ये लगा, मैं थोड़ा इंग्लिश की तरफ था, तो बोला ये क्या चल रहा है। पर जब दूसरी तीसरी बार देखी, और जब वो गाने चढ़ गए अंदर, और जब मैंने बाद में कवर करने चालू किए, तो आई हैव परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम दैट मूवी। अंत करते हैं इस पॉडकास्ट का,
और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट आपका क्या चल रहा है? लेटेस्ट वो एक स्ट्रगल रही है लाइफ में खुद के गाने लिखने की। टाइम मिलता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, बट इट्स बीन अ स्ट्रगल, बट आई ट्राई वेरी हार्ड। तो दिन में कुछ एक ट्यून बनाता हूँ, किधर कुछ रिकॉर्ड करके रखता हूँ। तो ये साल जनवरी में मैंने एक सॉन्ग रिलीज़ किया विच वॉज लाइक अ ओल्ड सॉन्ग, बहुत टाइम से चल रहा था, तो फाइनली रिकॉर्ड करके रिलीज़ किया। आपने लिखा? हाँ, सर्कल्स के लिए। अभी वो इट्स अंडर मी, ओके, सो आई कैन परफॉर्म इट लाइव विद एनी बैंड। इट्स अ लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग जो मैंने अभी तक लाइफ में किया नहीं है। आई रिलीज रोमांटिक रॉक सॉन्ग, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक नहीं है। द सॉन्ग इज कॉल्ड वेटिंग फॉर यू। गाना ऐसे है जैसे आपने किसी का इंतज़ार किया ज़िंदगी भर और फाइनली आपको मिल गई। ओके, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एंड देन नाउ यू आर हियर। ओके, द सॉन्ग इज अबाउट दैट। तो ये रिलीज हो चुका है? ये रिलीज हो चुका है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, स्पॉटिफाई, एप्पल, यूट्यूब से लेके हर चैनल पे है। तो प्लीज़ ये तो आप सुनाई दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए आपका लेटेस्ट सॉन्ग। Just feels like yesterday when I first saw your face. It was so hard to find the words when you were around me. My world was stand still when you were near me. I wish I'd stop the hands of time when you're with me. I've been waiting for you. I've been waiting for you. I've been waiting for someone like you. I've been waiting for you. Thank you. Super. This is a short verse and a chorus of the song called I've Been Waiting for You. So please hear it. तो आई एम वेटिंग फॉर यू सॉन्ग प्लीज़ स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे सुन सकते हैं, उसके लिंक आपको नीचे दिख जाएंगे। And next time when you come for a show of Timir and the Circle, you'll get to hear this live. और बहुत ही मतलब आज मेरे पॉडकास्ट में आपने 4 चांद लगा दी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को 2000 नहीं आप लाखों स्टूडेंट्स को गिटार सिखाएं, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में लेकर आएं और खूब नाम कमाएं, खूब बड़े स्टार बने और फिर से हमारे शो में आए और हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।